हेलो गाइस, दिस इज सीए कन्हैया मणियार और हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट टैक्स, सीए इंटर, मोर स्पेसिफिकली इनकम टैक्स। एंड लास्ट लेक्चर में अपन ने इनकम फ्रॉम सैलरीज कंप्लीट किया था और अभी आप इनकम फ्रॉम सैलरीज का मॉड्यूल चालू कर सकते हो सॉल्व करना। करेक्ट। उसके बाद अभी अपन नया चैप्टर चालू करेंगे। सैलरी बहुत बड़ा चैप्टर था, अपन ने पढ़ लिया। अब थोड़े छोटे छोटे चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर, फटाफट होने वाले चैप्टर। तो अभी आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम। देखो आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एसएससीज इनकम और क्लबिंग ऑफ इनकम सेक्शन 60 टू 65। बराबर। ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है क्लबिंग ऑफ इनकम, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत ही छोटा चैप्टर है। इसका आपको इतिहास भी बताता हूँ। पास्ट में कितनी बार ऐसा हुआ है कि एक साथ इसका 16 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, जिसमें 12 मार्क थियरी क्वेश्चन और 4 मार्क प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और थियरी क्वेश्चन कैसा आया वो भी मैं बताता हूँ आपको। थियरी क्वेश्चन में लोग क्या बोलते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रीफली एक्सप्लेन प्रोविजंस ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम। यानी पूरा चैप्टर ही हमको लिखना है। ऐसे ऐसे करते हैं वो आपके साथ। कभी 12 मार्क, कभी 8 मार्क, ऐसा थियरी पूछी हुई है एग्जाम में। और बहुत ही छोटा चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो करें स्टार्ट अपन क्लबिंग ऑफ इनकम। अच्छा, अभी ये दो तीन जन किधर है, कभी किधर गया, विनय किधर गया? चलिए फिर स्टार्ट करें। बुलाएं विनय को कि चालू करें? विनय को बोलो आ जाए जल्दी से, बाहर ही है ना। चलो स्टार्ट करें फिर अपन। अच्छा, अभी क्लबिंग ऑफ इनकम, ये जो चैप्टर है क्लबिंग ऑफ इनकम या इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एसएससीज इनकम, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी और की इनकम आपके इनकम में ऐड होगी। किसी और की इनकम। बरोबर। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों होगा, क्या रीजन है? बहुत बार लोग क्या करते हैं, अपना टैक्स बचाने के लिए अपनी इनकम दूसरे दूसरे नाम पे रिसीव करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अभी इंद्र है। इंद्र की साल की इनकम 12 लाख रुपए है। अगर अपन देखें तो 12 लाख पे टैक्स कितना आता है? 250 तक नील। नेक्स्ट 250 पे 12,500, 5 लाख पे 1 लाख और 2 लाख पे 60,000। तो 60, 160 और 172,500 और उसके ऊपर 4% सेस। इंद्र को बहुत ऐसे दिल जलता था इतना टैक्स भर के। इंद्र का एक दोस्त था, इंटेलिजेंट दोस्त, मनन। मनन ने इसको बोला तू इतना टैक्स भरता है, तेरे को आइडिया देता हूँ, तेरा टैक्स बच जाएगा। बोले कैसे? बोले एक काम कर, तेरे मम्मी पापा सीनियर सिटीजन है? बोले हाँ। बोले 3-3 लाख उनके नाम पे ले ले इनकम, वाइफ के नाम पे ले ले 2,50,000। बराबर। 250 तेरे नाम पे ले ले, या चल ऐसे कर, 4-4-3-3। बोले ये तो अच्छा आइडिया है, 4-4-3-3, 14 लाख इनकम तक बढ़िया हो गया। तो ये 5 लाख तक रिबेट भी मिलता है ना अपने को। तो बोले टैक्स भी नहीं लगेगा। तो सोचो आपने, उसने वही इनकम 4 अलग अलग नाम पे रिसीव करके 172,500 प्लस उस पर 4% और, मतलब उतना टैक्स बचा लिया उसने। ऑलमोस्ट 1,80,000 का टैक्स बचा लिया इसने। बराबर। अब ये बात अगर ऑफिसर को पता चलेगी कि भाई इसी की इनकम इसके पापा मम्मी वाइफ के नाम पर भी है, तो क्या करेगा, वो सब इनकम इसके हाथ में ऐड करेगा। अभी ये जो किया है ये कोई अलाउड थोड़ी है लीगली कि आप अपनी इनकम किसी और के नाम पर रिसीव करो। ये इसने जो किया ये इलीगल काम था ना। तो इलीगल काम करेंगे तो पकड़े तो जाएंगे ही ना अपन। बरोबर। तो जब भी ये ऐसा करेगा तो ये पकड़ा जाएगा, तो ऑफिसर
वो इनकम इसके हाथ में इंक्लूड करेगा। समझे? तो बेसिकली क्लबिंग का चैप्टर एग्जिस्टेंस में क्यों आया? पीपल ट्राई टू अवॉइड टैक्स टू by transferring their income in name of other person, by transferring their income। बरोबर समझे? आया ना? ये समझ में आया सबको बरोबर से? मतलब लोग अपनी इनकम दूसरे के नाम पे रिसीव करके टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ये चैप्टर एग्जिस्टेंस में आया, जहां पर दूसरे लोगों की इनकम यहाँ पे क्लब होती है। करेक्ट? अच्छा, अभी आगे, ये तो एक बात थी। अब इसके जो प्रोविजंस है, सेक्शन 60 से लेके 65 तक के प्रोविजन इसी चैप्टर के, सेक्शन 65 तक के, 60 से लेके 65 तक के प्रोविजन इसी चैप्टर के हैं। अब जो सेक्शन 60 से लेके 63 तक के प्रोविजन है, 60, 61, 62, 63, these are applicable to all persons। these are मतलब क्लबिंग कैन बी डन इन हैंड्स ऑफ एनी पर्सन। मतलब इंडिविजुअल के हाथ में भी हो सकता है, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप, फर्म, किधर भी क्लब हो सकता है। सेक्शन 64 खाली इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है। सेक्शन 64 खाली मतलब उसका जो प्रोविजन है वो क्लबिंग खाली किसके हाथ में होगी? किसके हाथ में होगी? किसके हाथ में होगी? देखो नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, provision of this chapter divided in two parts। income that will club in total income of SSE यानी all SSE 60, 61, 62, correct? income that will be clubbed in the hands of individual 64। समझे? समझ में आया? अब ये इतना छोटा सा चैप्टर है, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है इसमें, समझाने को अभी झपाझप हो जाएगा आपका। लेकिन ये चैप्टर के लिए एसेंशियल क्या है कि आपको सेक्शन नंबर याद हो। बरोबर? अभी देखो सेक्शन 60 से चालू होता है, 61, 62, 63, 64, 64, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 1, 8, 2, 5। बरोबर? आपके पास 3 मिनट का टाइम है ये सब सेक्शन नंबर याद करने। आपके पास 3 मिनट का टाइम है ये सब सेक्शन नंबर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। रिकॉर्डिंग वालों आपको भी याद करना है ये सब सेक्शन जी, ये सारे। हाँ, रिवोकेबल मतलब जो वापस लेते हैं उसको रिवोकेबल बोलते हैं। इरिवोकेबल मतलब जो वापस नहीं लेते।
हुआ याद? हुआ क्या याद? थोड़ा बहुत आराम से हो सकता है। आपने 3-4 बार रीड किए ये नाम नंबर रीड किए तो नेचर भी समझेगा। अच्छा, मैंने आपको बता दिया कि ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है। टू कर्ब अवॉइडेंस ऑफ टैक्स। प्रोविजन दो टाइप के, क्लबिंग इन हैंड्स ऑफ ऑल एसएससी, क्लबिंग इन हैंड्स ऑफ ओनली इंडिविजुअल्स। ऐसे करके दो कैटेगरी बताई आपको मैंने। अच्छा, अभी आते हैं आगे। सबसे पहले सेक्शन 60, ट्रांसफर ऑफ एसेट विदाउट ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एसएससी अपनी खाली इनकम ट्रांसफर कर देता है पर एसेट ट्रांसफर नहीं करता है। कोई एसएससी अपनी इनकम ट्रांसफर कर देता है विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट, तो वो केस के अंदर जो इनकम है वो ट्रांसफरर के हाथ में टैक्स होगी। वेयर एनी ट्रांसफरर transfers in income to other person without transferring asset, then income of such other person shall be included in the hands of transferor। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि मेरे पास 1 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर्स है, वो डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो हर साल इंटरेस्ट कितना होता है 10,000। मैंने क्या किया, कंपनी में लेटर लिख के बोला कि मेरा ये 10,000 इंटरेस्ट है ये इंद्र रिसीव करेगा। कौन रिसीव करेगा? अब वो डिबेंचर मेरे नाम पर है पर इनकम किसको मिल रही है? आपको लगता है दुनिया में ऐसे शरीफ लोग होंगे जो खुद की इनकम किसी और के नाम पे देंगे? हम दूसरे की इनकम नहीं ले, वो गनीमत है बस। घोर कलयुग है अभी तो, बराबर। देखो अभी मेरे कितना आउटस्टैंडिंग बाकी है, 1 2, बराबर ना, रिसीवेबल। हाँ मुझे याद है बराबर से। कौन सा वाला है? कहने का मतलब क्या है कि इनकम टैक्स बोलता है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बस बस कंट्रोल। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इंसान अपनी इनकम किसी और को दे देवे। मतलब ये टैक्स प्लानिंग है, वो अदर पर्सन का स्लैब यूज नहीं हो रहा होगा इसलिए उसने वहां दी होगी ताकि टैक्स बच जाए और बाद में उससे ले लेता होगा। समझे? जैसे मैंने इंद्र से कैश में ले लिया, इंद्र के नाम पे जो आ रहा है तो इसके इनकम में दिख रहा है पर मैंने इससे कैश ले लिया, तो उन्होंने बोला ऐसा जनरली पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए हम वो इनकम आपके हाथ में टैक्स करेंगे। यानी किसके हाथ में? ट्रांसफरर के हाथ में। समझे? बरोबर से। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ इनकम विथ रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अभी सपोज करो मैंने क्या किया, मेरा डिबेंचर और डिबेंचर की इनकम दोनों इंद्र के नाम पे ट्रांसफर कर दी और मैंने क्या बोला, जब मुझे चाहिए मैं ये डिबेंचर वापस ले सकता हूं, जब मुझे चाहिए मैं डिबेंचर, बराबर। तो अभी उस केस के अंदर एज इफ मैंने इसको ट्रांसफर किया ही नहीं है, मैंने इसको ट्रांसफर किया, इसके हाथ में इनकम आई, मैंने इससे कैश में इनकम ले ली, वापस डिबेंचर मेरे नाम पे करा लिया, तो अगेन मैं इनकम टैक्स के साथ चीटिंग कर रहा हूँ। उन्होंने बोला ऐसा चीटिंग नहीं करना चाहिए, इसलिए ये इनकम ओरिजिनल ट्रांसफरर के हाथ में ही टैक्स होगी, यानी मेरे हाथ में ही टैक्स होगी, बरोबर। तीसरा, ट्रांसफर ऑफ इनकम विथ इरिवोकेबल ट्रांसफर। व्हाट डू यू मीन बाय इरिवोकेबल ट्रांसफर? जो वापस नहीं ले सकते, या तो जो ट्रांसफर है उसके लाइफ टाइम तक मैं वापस नहीं ले सकता हूं, दैट इज इरिवोकेबल।
जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि ठीक है ये डिबेंचर और उसकी इनकम इंद्र रिसीव करेगा, और जब तक इंद्र जिंदा है तब तक ये डिबेंचर उसी के नाम पे रहेगा, मैं कभी वापस नहीं लूंगा। दिस इज इरिवोकेबल। इरिवोकेबल के केस में जो भी इनकम आएगी वो ट्रांसफरी के हाथ में टैक्स होगी, नंबर वन। लेकिन जिस दिन ट्रांसफरी टपक गया, जिस दिन, तो वो एसेट मेरे नाम पे आ जाएगा, मेरे नाम पे आ जाएगा, तो उसके बाद इनकम मेरे हाथ में टैक्स होगी। यानी जब तक ट्रांसफरी या बेनिफिशियरी जिंदा है तब तक वो इनकम उसी के हाथ में टैक्स होगी। क्लबिंग, once the asset revokes, the transfer revokes and come back to original transferer, उस दिन से ओरिजिनल ट्रांसफर के हाथ में टैक्स होगी। यस और नो, समझाइए एवरीबॉडी, ये समझ में आया है ना? ऐसा होता है कितनी बार। सपोज करो कि मैंने इंद्र को ट्रांसफर किया कि भाई ये डिबेंचर इंद्र के नाम पे, और इंद्र इसकी इनकम रिसीव करेगा, और जब इंद्र टपक जाएगा तो मैं इंद्र के वो डिबेंचर वापस ले लूंगा। इंद्र का एक नालायक बेटा जिसका नाम, बराबर, सिंधी सिंधी भाई भाई, ऐसे अंडरस्टैंड। तो जैसे ही इंद्र टपका, मैं डिबेंचर लेने गया, तो मोहित बोलता है कौन से डिबेंचर, काय के डिबेंचर? मैंने कहा तेरे पिताजी को दिए थे हमने। बोले काय के पिताजी, किसके पिताजी? कोई पिताजी पिताजी नहीं, डिबेंचर मेरे हैं। मैं बोला शर्म कर, उनको दिए थे मैंने। मैं लेके गया मनन को, हितेश को, विनय को रिकवरी करने के लिए। तो ये भाई साहब ने बुलाया तनिषा को, भूमि को, धैर्य को, ये तीनों भाग गए। बोले अरे बाप रे, ये लोग पहलवान लोग आए, भाग गए भाग गए। ये लोग भाग गए तो अभी रिकवरी कैसे हुए? बराबर। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ, पर लीगली कौन ओनर है? अब भले ही मैं रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ, पर फिर भी वो मेरे हाथ में क्या होने वाली है? टैक्स होने वाली है। मेरे हाथ में क्या होने वाली है? बराबर, समझे एवरीबडी? ये अपने तीनों सेक्शन हो गए, 60, 61, 63 बोलता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इरिवोकेबल। तो इरिवोकेबल मतलब होता है जो बेनिफिशियरी के लाइफ टाइम तक रिकवर ना हो, जो बेनिफिशियरी के या ट्रांसफरी के लाइफ टाइम तक रिकवर फर्दर, हाँ मतलब रिवोकेबल मतलब जो रिवोक हो सकता है, और इरिवोकेबल मतलब जो रिवोक नहीं हो सकता है, बराबर। और जो इरिवोकेबल रहेगा उस दौरान हम कोई भी इनडायरेक्ट बेनिफिट नहीं लेने चाहिए। जब मैं बोलता हूँ इनडायरेक्ट बेनिफिट नहीं लेनी चाहिए, उसका मतलब क्या हुआ? समझो अभी मैंने इसको लाइफ टाइम इरिवोकेबल ट्रांसफर कर दिया, डिबेंचर इंटरेस्ट ये रिसीव करता है, फिर मैंने इसको बुला रहे इंद्र यार वो मेरे बच्चे की यार फीस भरनी है यार, भर देगा क्या यार 50,000? मैं ऐसे सब इनडायरेक्ट बेनिफिट ले रहा हूँ, मतलब इन शॉर्ट मैंने इसको ट्रांसफर किया ही नहीं है, समझे? तो ड्यूरिंग दैट टाइम दैट अदर बेनिफिट शुड नॉट बी टेकन। बराबर, समझ में आया ये? अभी 60, 61, 62, 63 हो गया। अब 64, 64 क्या बोलता है? क्लबिंग किसके हाथ में होगी? क्लबिंग किसके हाथ में होगी? अरे मैं गायब हो गया। हाँ हाँ, मैं बोला आपको याद है कि नहीं याद है? तो अभी सेक्शन 64 के अंदर वो क्या बोलते हैं अपने को कि क्लबिंग किसके हाथ में होगी? इंडिविजुअल। तो सेक्शन 64(1) के अंदर ऊपर से लिखा हुआ है इन फॉलोइंग केसेस क्लबिंग shall be done in hands of individual, ये ऐसा लिखा था। फॉलोइंग इनकम shall be included in total income of individual, बराबर। उसमें पहला 64(1)(2), अगर कोई स्पाउस है इंडिविजुअल की, स्पाउस को कोई इनकम रिसीव हो रही है, स्पाउस को क्या रिसीव हो रही है? कोई बाय वे ऑफ सैलरी, रेमुनरेशन, कमीशन एक्सेट्रा फ्रॉम एनी कंसर्न, फ्रॉम एनी in which the individual has a substantial interest along with relative or without relative, तो वो इनकम इंडिविजुअल के हाथ में क्लब होगी, बराबर। जैसे सपोज करो अभी विनय को तो आप जानते ही हो, वर्ल्ड फेमस विनय अजमेर में, 2-3 दिन से एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ तो नाराज हो गया बहुत, तो मैंने बोला चलो एग्जाम्पल दे ही देते हैं। अभी सपोज करो कि विनय विनय गया था, विनय का बड़ा बिजनेस है होटल होटल का, तो विनय गया था अफ्रीका में होटल की ब्रांच खोलने के लिए। अफ्रीका के जंगलों में आजकल लोग बहुत पसंद करते हैं जंगलों में घूमना, नेचुरल ब्यूटी, क्योंकि शहरों में तो है ही नहीं, बराबर। अब ये वहाँ गया अफ्रीका के अंदर होटल खोलने के लिए, वहाँ के लोगों से मिला,
वहाँ पता है आपको आदिवासी लोग रहते हैं, जिंगलाला हुर हुर। और वहां पर विनय को एक जिंगलाला हुर पसंद आ गई और विनय उससे शादी करके आ गया। अब विनय का इतना बड़ा कारोबार, विनय अपने बिजनेस के अंदर उसकी वाइफ को हर महीने 2 लाख सैलरी पे करता दिखाता है, 24 लाख। और बुक्स में दिखाता है कि वो कौन है, सीएफओ है हमारी कंपनी की, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। असिस्टेंट ऑफिसर बोला, विनय की वाइफ चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, बात करनी पड़ेगी, मिलना पड़ेगा। तो असिस्टेंट ऑफिसर पहुंचा, बोला आपके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर से मिलना है। तो मिला, बोले आप तो गजब हो, 2-2 लाख महीने की सैलरी मिल रही है। तो बोले मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। बोले पूछिए। Seeing the current scenario of the Indian economy and the globally the wars etc. are going on world, while the petroleum prices are increasing a lot, there is a lot of shortage of the energy etc. in the world. After seeing all these circumstances, do you feel the economy of the Indian government will boom? And if it is, it booms, then to what level? And do you feel that the other government will able to handle these economic changes in the world? तो वाइफ ने बोला, छिंगलाला हुर, मतलब समझ गए कि ये चीटिंग वाली सैलरी है। तो वो सैलरी किसके हाथ में क्लब होगी? विनय के हाथ में। किसके हाथ में क्लब होगी? फिर इस सेक्शन में नीचे दिया हुआ है कि वेयर द स्पाउस possess the educational qualification and spouse provide service, then in that case no clubbing shall be done. जैसे फॉर एग्जाम्पल, विनय तो आपको पता है ऐसे ही घूमते रहता है, निठल्ला, इधर उधर आवारागर्दी करते रहता है, पर बड़ा हेल्पिंग नेचर का है, बराबर। तो समझो वो लड़की आई थी अजमेर पढ़ने के लिए और विनय ने उसकी बहुत मदद की। लड़की बड़ी इंटेलिजेंट थी, सीए बन गई, सीएस बन गई, सीएमए बन गई, एमबीए भी कर लिया, सीपीए कर लिया, इंटरनेशनल सीएमए कर लिया, एसीसीए कर लिया, और कौन सी सीएफए कर लिया, सब डिग्रियां ले ली। एंड एमबीबीएस डॉक्टर वाला होता है भाई। और वो जो उसने उसने अपने पूरे बिजनेसेस ओपन किए और सब बिजनेस उसने विनय के नाम पे ओपन किए, क्योंकि विनय से वो बड़ा प्रेम करती थी, सीधा सीधा सादा गोलू मोलू टेडी बियर टाइप्स। तो उसने, और उस सब कंपनियों की वो सीएफओ थी। तो अभी असिस्टेंट ऑफिसर को पता चला विनय के सब बिजनेस की सीएफओ कौन है, तो उसने आके सेम सवाल पूछा जो मैंने पीछे पूछा था। उसने ऐसा आंसर दिया, असिस्टेंट ऑफिसर के दोनों कान से धुआं निकल गया, बाल खड़े हो गए ऐसे, और वो सोच में पड़ गया, इतनी इंटेलिजेंट लड़की कैसे क्या, मतलब शी वॉज क्वालिफाइड, शी वॉज वर्किंग, शी इज एलिजिबल टू गेट सैलरी, तो उस केस में क्लबिंग नहीं होगी, बराबर, समझे? अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ, क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट दे दो मुझे, मैं ढूंढ लूंगा आपके लिए। अपना तो सब ऐसे थोड़ी सर्विस होती है। तो वो जो सेक्शन है उसमें वो बोलता है कि यहाँ पे जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसका मतलब 20% और मोर वोटिंग पावर या पीएसआर, अलॉन्ग विथ रिलेटिव रहेगा तो भी चलेगा। अपन सैलरी में जब पढ़ा था ना, तो वहाँ पे अलॉन्ग विथ रिलेटिव नहीं था, यहाँ पे अलॉन्ग विथ रिलेटिव। समझो उस बिजनेस में इसका खुद का 20% 15% स्टेक है और 5% इसके बेटे का स्टेक है, तो भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा, बरोबर। अच्छा, उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ एसेट टू स्पाउस, बरोबर। ट्रांसफर ऑफ एसेट टू स्पाउस जो है, ये सेक्शन क्या बोलता है, वेयर एनी एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी transferred by any individual to his or her spouse without sufficient consideration or agreement to live apart, then in that case income from such asset shall be included in total income of the SSE, बराबर। जैसे भी सपोज रितेश आजकल पढ़ाई नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, बिल्कुल ध्यान नहीं है उसका पढ़ाई में। तो मैंने तनिषा को बोला इन्वेस्टिगेशन करो कि पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, पता लगाया जाए। मोहित को बोला मैंने, पता लगाओ सिंधी भाई पढ़ाई नहीं कर रहा है क्यों। तो मोहित बोला हाँ सर, ढूंढते हैं, करते हैं। फिर आए, सब इन्वेस्टिगेशन की, बोले सर 31 दिसंबर 2023 को हितेश एक लड़की से मिला, फिर 1 जैन को मिला, फिर 2 जैन को मिला, फिर 4 जैन को मिला, फिर 5 जैन को मिला, 6 जैन को उसने वो लड़की को प्रपोज किया। क्या क्या, किसको? अच्छा फरवरी, ओके कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फरवरी का एग्जाम्पल। आपने इतना
बहुत एग्जाम्पल है अपने पास, टेंशन। तो 5 जैन को उसने लड़की को प्रपोज किया। प्रपोज करते समय 10 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर दिए। बोला हमारे यहाँ परंपरा है, हम देते हैं ऐसे। तो लड़की पूरा सोच के कल जवाब दूंगी। लड़की के माँ बाप ने समझाया, वो भी सिंधी थी। बोला 10 लाख के सी प्रपोज करते समय दे रहा है डिबेंचर, कितना पैसे वाला होगा, कर ले शादी। दिखे कैसा भी, हरकतें कैसी भी, दिमाग हो नहीं हो, अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं है वो सब चीजों में। लड़की ने हाँ बोल दिया। जैसे ही हाँ बोला, इसने उसको 8 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर और दिए। अब ये दोनों डिबेंचर जो है, इसकी इंटरेस्ट इनकम हितेश के हाथ में क्लब होगी क्या? नहीं, क्योंकि अभी तो स्पाउस बनी ही नहीं है। तो 64(1)(4) के अंदर तो क्लबिंग नहीं हो सकती। और कोई सेक्शन में करना है तो कर लो, इसमें तो नहीं हो सकती। फिर इसके बाद इनकी एंगेजमेंट हुई। एंगेजमेंट के समय इसने 6 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर्स दिए। क्या इंटरेस्ट क्लब होगा? नहीं, अभी तक शादी नहीं हुई। फिर शादी हुई, शादी के समय इसने 4 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर्स दिए। तो अब वो जो 4 लाख फेस वैल्यू डिबेंचर है, उसका इंटरेस्ट क्लब क्यों? क्योंकि वो स्पाउस बनने के बाद थी। बराबर समझे? सपोज करो जैसे ही इसने 4 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर दिए, शादी के इमीडिएट बाद वाइफ ने बोला डाइवोर्स चाहिए। हितेश बोला क्यों? बोले बोले आप देख रहे हो, जब से मैं मिली हूं तब से प्यार कम होते जा रहा है। 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ लव इज डिक्रीजिंग। तो इसके बाद तो आप मुझे सिर्फ 2 लाख के दोगे, फिर कभी दोगे ही नहीं, क्या फायदा है इस शादी का? तो अभी वो केस में उसने शादी के समय जो 2-4 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर दिए, उसका इंटरेस्ट भी क्लब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डाइवोर्स हो गया, मतलब वो साथ में, समझे? नहीं, हम ऐसा एग्जाम्पल देते ही नहीं है। हम यहाँ यहाँ बैठे सदस्यों की अच्छाई के बारे में कभी बात नहीं करते हैं। आप समझ रहे हो बात को? समझे? वो आप दिमाग मत लगाओ अभी, बराबर? तो इन शॉर्ट, अगर जब हम गिफ्ट करते हैं उस समय भी स्पाउस होना चाहिए, और जब प्रीवियस ईयर है जिसमें क्लब करना है वो साल भी स्पाउस होना चाहिए। दोनों समय स्पाउस होना चाहिए। समझे? बराबर से? ये समझा? अच्छा, अभी इसमें कैसा दिया है? वेयर एनी कैपिटल एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, अदर देन transferred by individual to his or her spouse without sufficient consideration or agreement to live apart, मतलब डाइवोर्स के समय नहीं दे रहे हैं, ऐसे ही दे रहे हैं, तो वो केस में इनकम क्लब होगी। ट्रांसफर कैन बी डायरेक्ट और ट्रांसफर कैन बी मना। आपको क्या लगा इंद्र इतना मोटा है कि आप उसके पीछे दिखोगे नहीं मुझे सोते हुए? आपको मोटा समझ रहा है। कोई के बारे में इतनी सच बातें नहीं सोचा करते। आ जाओ आगे। तो इन शॉर्ट यहां पर उन्होंने बोला है कि अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी ट्रांसफर करें, क्लबिंग होगी। जैसे अभी सपोज करो, अभी मनन है, मनन ने 10 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर, पानी गिरा दिया आपने, प्लीज मस्ती नहीं। हाँ, अभी बस बस आवाज नहीं। समझो, मनन है, मनन ने 10 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर खरीदे वाइफ के नाम पे, पैसा इसी ने दिया। अब वो इंटरेस्ट जो है, वो इंटरेस्ट किसके हाथ में क्लब होगा? मनन के हाथ में, क्योंकि मनन ने वाइफ के नाम पे लिया। सपोज करो कि मनन 10 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर वाइफ के नाम पे ले रहा था। जैसे ही परचेज कर रहा था, उसने वाइफ को बोला मैं पे कर रहा हूँ तेरे लिए 10 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर के। वाइफ ने बोला नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, मैं मेरे अकाउंट से पे करूँ। या मनन ने खरीद लिए, उसने मनन को 10 लाख दे दिए, तो यहाँ पे मनन ने उसके लिए खरीदे क्या? पैसे ले लिए ना, तो क्लबिंग का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। उसकी इनकम उसके हाथ में, मनन की मनन के हाथ में। हाँ या ना? मतलब ये लफड़ा आता है जब हम बिना पैसे, कम पैसे में ट्रांसफर करें तो। करेक्ट? अभी सपोज करो कि अभी धैर्य, धैर्य जो है ऐसे तो दिखता इंटेलिजेंट है, मैंने बोर्ड पे उसका फोटो वोटो भी देखा, तो मुझे सब जन बोले धैर्य रैंक लाएगा, अच्छी बात है। अब क्या हो गया कि धैर्य रहता है अजमेर में, धैर्य की शादी हुई, वाइफ भी सीए थी, और
वो भी अजमेर में थी। पर क्या हुआ फिर, वाइफ का जो जॉब था वो हो गया चित्तौड़। अब इसका काम धाम सब अजमेर, वाइफ चित्तौड़। तो बेचारी वाइफ रोज सुबह 4 बजे ट्रेन पकड़ के चित्तौड़ जाती थी, 7 साढ़े 7 वहाँ पहुँचती थी। शाम को 5 बजे निकलती थी, 5:30 बजे वापस यहाँ पे रात को 9 साढ़े 9 बजे पहुँचती थी। तो बहुत तकलीफ वाला काम था। वाइफ ने बोला अगर आप विश्वास मतलब आप मान जाओ तो मैं चित्तौड़ में घर ले लेती हूँ, मैं वहाँ रहती हूँ, आप अजमेर रहो, सैटरडे संडे मिला करेंगे अपन। डैडी बोला मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वाइफ की नौकरी अच्छी थी, महीने की 1.5-2 लाख सैलरी थी। फिर क्या हुआ कि ऐसे ही ये सैटरडे संडे मिला करते थे, कभी ये चित्तौड़ कभी वो अजमेर। एक बार धैर्य सोचा वाइफ को सरप्राइज दिया जाए, और वो वेनेसडे को पहुंच गया चित्तौड़गढ़ सरप्राइज देने के लिए। जैसे ही वो सरप्राइज देने घर पहुंचा, और वो वहां पहुंच के शॉक हो गया, और उसके बाद इसका पत्नी जी का डाइवोर्स हो गया। अब आई नीड नॉट एक्सप्लेन हाउ ही गॉट शॉक्ड। अब जब डाइवोर्स हुआ तो जो अभी अलग होते हैं तो यू नीड टू पे सम एलिमनी मनी टू योर वाइफ एक्सेट्रा। तो एनीथिंग विच ही गिफ्ट्स टू द वाइफ, that particular amount की income will not be clubbed because it is in the case of living apart। बरोबर समझे? अच्छा उसके बाद में, हाँ हाँ हाँ, अभी नींद नहीं आएगी आपको थोड़ी देर, आप टेंशन मतलब, नींद उड़ गई आपकी अभी? बरोबर। अच्छा अभी, अच्छा बदला लोगे मेरे से ऐसे ऐसी बातें? मुझे कल ही विनय ने बोला आप धैर्य पे अच्छा कोई एग्जाम्पल दोगे शाम को रुक के, तो मुझे देना ही पड़े ना। वो आज मुझे चॉकलेट देने वाला है, चॉकलेट ही हो गई। आगे देखो ये समझा सबको, ट्रांसफर ऑफ एसेट टू स्पाउस। अच्छा अभी यहाँ क्लियरली लिखा है ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि अपन हाउस प्रॉपर्टी पढ़े थे, उसमें देखो सेक्शन 27 था, डीम्ड ओनर। वहां पे लिखा हुआ था कि अगर हम अपने वाइफ को कोई भी एसेट बिना कंसिडरेशन और एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट देते तो हम ही डीम्ड ओनर माने जाते। तो वो तो ऑलरेडी हाउस प्रॉपर्टी में कवर्ड है, तो वापस यहाँ कवर करने की जरूरत नहीं है, समझे? यानी हाउस प्रॉपर्टी वाले केस में तो ऑलरेडी हम डीम्ड ओनर माने जा रहे हैं, तो वैसे भी टैक्स हो रहा है। तो अदर देन हाउस प्रॉपर्टी के अलावा जो इनकम्स है उसमें अगर हमने ट्रांसफर किया तो यहाँ टैक्स होगा। वेरी क्लियर? अच्छा अभी गौर किया जाए ध्यान से प्लीज। अभी सपोज करो कि इंद्र ने अपने वाइफ को 10 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर्स दिए, 10% वाले। उसकी इनकम आती है 1 लाख रुपया। वो इंद्र के हाथ में क्लब होगी। अब इंद्र की वाइफ इंद्र से ज्यादा इंटेलिजेंट, उसने वो 1 लाख रुपए के वापस डिबेंचर लिए, उस पर 10,000 इनकम आई। क्या वो 10,000 इनकम इंद्र के हाथ में क्लब होगी? नहीं होगी। क्यों? बिकॉज वो हस्बैंड ने ट्रांसफर। आप समझे मेरी बात को? एग्जाम में ऐसे ही ट्विस्ट हो गया था क्वेश्चन। स्पाउस ने जो ट्रांसफर किया उसकी इनकम क्लब होगी, पर वो इनकम को इन्वेस्ट करने से जो इनकम मिली, बरोबर समझे? कौन से पैसे? मैं आपको सिंपल भाषा में एग्जांपल देता हूँ। इंद्र ने अपनी वाइफ को डिबेंचर दी, डिबेंचर का इंटरेस्ट तो क्लब होगा। समझो वाइफ ने डिबेंचर बेच के घर ले लिया, तो घर का किराया क्लब होगा। समझो वाइफ ने वो जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिला उससे घर बनाया, वो किराया क्लब नहीं होगा। क्लियर? वो क्लब नहीं होगा, वो क्लब नहीं होगा। समझे क्या? बरोबर से? क्या हुआ, क्यों दुखी है दोनों दोनों? अच्छा कर देंगे आप टेंशन, बहुत चैप्टर है अभी तो बहुत। अच्छा उसके बाद देखो नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ एसेट टू सन्स वाइफ। दिखा? ट्रांसफर ऑफ एसेट टू, मतलब अगर हम कोई भी एसेट बहू को ट्रांसफर करते हैं, किसको ट्रांसफर करते हैं? उसकी इनकम हमारे हाथ में क्लब होगी। जैसे सपोज करो इंद्र, इंद्र का नालायक बेटा मोहित, मोहित की वाइफ धैर्य। आप भी तो बोले अच्छा एग्जाम्पल अच्छा दे रहा हूँ, पैसे मिल रहे हैं भी आपको। तो मोहित की वाइफ धैर्य, तो ससुर जी ने धैर्य को 10 लाख फेस वैल्यू के डिवेंचर दिए, उससे जो इनकम आएगी वो किसके हाथ में क्लब होगी? ससुर जी के हाथ में। बरोबर समझे? वेरी क्लियर? अच्छा
उसके बाद में नेक्स्ट देखो, ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट टू एनी एओपी बीओआई फॉर बेनिफिट ऑफ स्पाउस। इसका मतलब क्या होता है, जैसे अभी सपोज करो, अभी कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपन चल अपने बात होगा, बरोबर। जैसे अभी देखो तनीषा कभी गायब हो जाती है, कभी आ जाती, समझ में ही नहीं पड़ता है, बरोबर। तो तनीषा ने सोचा अगर मैं चली गई तो मेरे पति मेरे बच्चों का क्या होगा। तो तनीषा ने एक ट्रस्ट बनाया, बरोबर। और उस ट्रस्ट में इसने 2 करोड़ रुपए दिए, बोले उससे जो इनकम आएगी वो मेरे पति को आप देना। तो वो जो इनकम है जब तक तनीषा जिंदा है किसके हाथ में क्लब होगी, जब ये टपक गई तो जो भी वो ट्रस्ट की इनकम जिसको मिल रही है उसके हाथ में टैक्स होगी, बरोबर, समझे। ऐसे ही ट्रांसफर टू सर्टन एओपीबीआई फॉर सन्स वाइफ, तनीषा, तनीषा का हस्बैंड, तनीषा का बेटा। तनीषा को हमेशा लगता था कि जैसी वो नालायक वैसे उसका बेटा भी नालायक, ये कभी गायब हो जाती वो भी इससे भी महान, ये 2-2 दिन गायब होती है, वो अचानक ही घर से 7 दिन गायब होकर वापस आ जाते हैं। तो बेचारी को रोज टेंशन रहता था कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरी ये जो बहू है इसका क्या होगा। मनन, तो तनीषा ने एक ट्रस्ट बनाया, उसमें 2 करोड़ रुपए डाले और बोले इसकी इनकम हमारी बहू को देना। तो जब तक तनीषा जिंदा है इनकम किसके हाथ में क्लब होगी, बरोबर, समझे। फिर उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ इनकम, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड मतलब क्या होता है, माइनर चाइल्ड इज नॉट एन एसएससी बिकॉज वो पर्टिकुलर माइनर चाइल्ड इज नॉट एलिजिबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो माइनर चाइल्ड की जो भी इनकम होती है वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब होती है, जिसकी इनकम हाईएस्ट है उसी पेरेंट्स के हाथ में इन दी फर्स्ट ईयर एंड देयर आफ्टर इन हैंड्स ऑफ सेम पेरेंट्स। मतलब फर्स्ट ईयर में समझो मम्मी की इनकम ज्यादा है और उसमें क्लब हुई तो आने वाले साल में मम्मी के हाथ में क्लब होगी, फिर किसी और के हाथ में क्लब, बरोबर। अनलेस अंटिल असेसिंग ऑफिसर हैज रीजन टू चेंज, अनलेस अंटिल असेसिंग ऑफिसर हैज, करेक्ट। जिस पेरेंट्स के हाथ में माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब होगी वो पेरेंट को 1500 और इनकम क्लब विच एवर इज लेस का एग्जाम्पशन मिलेगा। अपन एग्जाम्पशन में पढ़ा था 1032, इनकम क्लब और 1500 विच एवर इज, बरोबर, पर चाइल्ड, बरोबर, वो एग्जाम्पशन मिलेगा। समझो माइनर चाइल्ड की 1000 इनकम क्लब होती है तो एग्जाम्पशन कितनी 1000, माइनर चाइल्ड की 5000 इनकम क्लब होती है तो 1500, बरोबर। ये 1500 पर चाइल्ड है, ये क्या है, वेरी क्लियर, कोई शक कोई डाउट। अच्छा, माइनर चाइल्ड के केस के अंदर उन्होंने क्लियरली बोला है कि इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड क्लब होगी। इन फॉलोइंग केसेस इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड विल नॉट बी क्लब्ड। नंबर 1, वेयर माइनर चाइल्ड earns income from his own skill or manual work, और माइनर चाइल्ड इज हैंडीकैप, बरोबर। ये केसेस में क्लबिंग नहीं होगी। जैसे सपोज करो अभी कोई घर में हैंडीकैप रहता है तो हमारे घर में कोई भी मेहमान आएगा सबको उस पर दया आएगी, तो सब क्या करेंगे उसके नाम पे पैसा देके जाएंगे। समझो कि अपने इधर एक हैंडीकैप मतलब घर में है तो कोई आएगा बोले 5000 की इसकी एफडी करा देना, क्योंकि सबको चिंता है हमारे बाद इसका क्या होगा, तो कम से कम इन्वेस्टमेंट रहेगा तो जी तो लेगा, पैसे इनकम आएगी उससे। इसीलिए वो हैंडीकैप चाइल्ड की इनकम क्लब नहीं होती। एनी इनकम अर्न बाय स्किल, बरोबर। जैसे अभी टीवी में ऐड आते हैं फ्लिपकार्ट के, एलआईसी के, देखो छोटे छोटे बच्चे ऐड में आते हैं, बरोबर। तो वो बच्चों की इनकम उनके पेरेंट्स के हाथ में क्लब, बरोबर, वो खुद के हाथ में टैक्स होगी, उनके खुद के हाथ में नहीं, उसी समय असेसमेंट उन्हीं के साथ में होगा, गार्जियन उनका एसएससी रहेगा लेकिन क्लब नहीं होगी, चाइल्ड के हाथ में ही टैक्स होगी। तो चाइल्ड को 2.5 लाख का स्लैब मिलेगा अलग से। क्लब हुआ मतलब माता पिता में जोड़ी जाएगी, क्लब नहीं होगी मतलब माता पिता में जोड़ी नहीं जाएगी, बरोबर। वो तो वैसे ही नहीं होते ना माइनर चाइल्ड, बेनिफिशियरी बन सकते पार्टनरशिप में। अपन क्या पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स को आपके बाकी चीजों से मतलब है। उन्होंने सिंपल सेंटेंस बोला है कि माइनर चाइल्ड के पास जो भी इनकम आएगी वो माँ बाप के हाथ में क्लब होगी, सिर्फ स्किल से अर्न होगी तो माँ बाप के हाथ में क्लब
उनको आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से उससे कोई मतलब, समझे। कल को तो आप बोलोगे ये इसमें लिखा है इनकम टैक्स बाकी जगह पे चेक करने वाला वो अपने रूल्स खुद बनाता है, बरोबर। अभी आपके किसी भी एक्ट में कुछ भी लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आया। हाँ, तो अगर माइनर चाइल्ड स्किल से अर्न करेगा तो क्लब, अब ध्यान से सुनना, समझो। इंद्र, इंद्र की वाइफ मोहित, बरोबर, और इन दोनों का बच्चा मनन। मनन एक बड़ा डांसर है, सेलिब्रिटी डांसर, लेकिन बच्चा है, 18 से छोटा। तो मनन को 10 लाख रुपए इनकम आई डांसिंग वगैरह से। वो इनके किसी के भी हाथ में क्लब होगी क्या? मनन के हाथ में टैक्स होगी, किसी के हाथ में क्लब? वो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट हुए, उस पर 1 लाख रुपए इनकम आई, वो क्लब होगी क्या? पेरेंट्स के हाथ में, वो थोड़ी स्किल्स है, वो थोड़ी स्किल्स है, तो वो क्लब होगी ना, समझा? लॉजिक समझा? इसके ऊपर क्या हुआ, एक बार पटना हाईकोर्ट में जजमेंट आया। पटना हाईकोर्ट में उन्होंने क्या पूछा कि एक पेरेंट गया, बोला आप माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स के हाथ में क्लब करते हो, उसका लॉजिक नहीं समझ रहा है। तो हाईकोर्ट ने बोला टू कर्ब अवॉइडेंस ऑफ टैक्स। उन्होंने बोला बच्चे ने खुद की स्किल से इनकम अर्न की, उसमें पिताजी का तो कोई रोल है नहीं। बोले हम क्लब कहाँ करते? बोले हाँ बरोबर, अब वो इनकम इन्वेस्ट हुई तो वो क्यों करता आप हमारे हाथ में क्लब कर रहे हो? तो हाईकोर्ट ने बोला एक बात बताओ, 10 लाख को इन्वेस्ट करना ये बुद्धि बच्चे में रहेगी क्या? ये कौन इन्वेस्ट कर रहा है? तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, क्लब। बच्चा होता तो पड़े रहता था पैसे, वो तो चॉकलेट टॉयज में उड़ा देता था, आपने सेव करवाए, इसलिए हम क्लब कर, समझे? बरोबर से ये समझ में आया? पक्की बात। अब यहाँ पे एक बड़ी चीज उन्होंने क्या देके रखी है, यहाँ पर उन्होंने, अगर हाउस प्रॉपर्टी अपने पढ़ा होगा तो आपको याद है हाउस प्रॉपर्टी में भी दिया था कि मैंने चाइल्ड के हाथ में कोई हाउस प्रॉपर्टी रहेगी ट्रांसपेरेंट, तो पेरेंट विल बी रिगार्डेड एज डीम्ड ओनर एक्सक्लूडिंग मैरिड माइनर डॉटर, याद आया? पर यहाँ ऐसा लिखा है क्या? मतलब क्लबिंग वाले चैप्टर में कोई भी होने दो, सबकी इनकम, सब बच्चों की इनकम क्लब होगी, चाहे मैरिड हो या, बरोबर। जैसे समझो इंद्र, उसकी वाइफ मोहित, इन दोनों की माइनर चाइल्ड भूमि, भूमि की 10-12 साल में शादी कर दी, बोले हमारे सिंधियों में रिवाज है। अब भूमि की शादी के बाद भी इनकम आ रही है, वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगी। पेरेंट्स, पेरेंट्स क्या बोल रहे हो? गार्जियन, पेरेंट्स ऑलवेज इंक्लूड गार्जियन, बराबर। शादी के बाद इनकम आ सकती है ना, कि शादी के बाद इनकम बंद हो जाती है क्या? शादी के पहले इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। भूमि देखो आपकी इनकम से बड़ी तकलीफ हो रही है, ये समाज ही ऐसा है। एक सिंधी को दूसरे सिंधी से तकलीफ हो रही है इनकम से, बताओ, समझ रहे हो आप? भूमि तो अगर वो इनकम हो नहीं, अभी अपन ने हाउस प्रॉपर्टी देखा था, समझो इंद्र ने अपनी बेटी को कोई एसेट ट्रांसफर किया भूमि को, अब वो जो एसेट है हाउस प्रॉपर्टी, उसके लिए डीम्ड ओनर है, करेक्ट, क्योंकि वहां लिखा हुआ था एक्सक्लूडिंग मैरिड माइनर। तो अगर मैरिड माइनर रहेगी तो ये डीम्ड ओनर नहीं रहेगा, वो मैरिड माइनर नहीं है तो ये डीम्ड ओनर रहेगा। सेंटेंस समझा आपको? तो समझो वो मैरिड नहीं है और उसके नाम पे कर लिया तो ही इज डीम्ड ओनर, उससे जो भी इनकम होगी इसके हाथ में टैक्स होने वाला। समझो मैरिड है तो ये डीम्ड ओनर, तो अब क्या करें? तो उस केस में वो मकान की इनकम इसके हाथ में क्लबिंग वाले चैप्टर में क्लब होगी। किसमें क्लब होगी? समझे? वेरी क्लियर। ये है ना, स्पेसिफिकली मैंने नोट्स में डाला हुआ है, पूरा पैराग्राफ डाला हुआ है, समझा आपको? वापिस एक बार बोलता हूँ, ये फादर, वो डॉटर, माइनर चाइल्ड के नाम पे मकान लिया, मैरिड नहीं है तो वो इनकम के लिए डीम्ड ओनर, कोई प्रॉब्लम। मैरिड हो गई फिर ट्रांसफर किया, तो अब हाउस प्रॉपर्टी में तो नहीं हो सकता है, तो किधर टैक्स होगी? क्लबिंग में। वेरी क्लियर? पक्का? कोई शक, कोई डाउट?
हाउस प्रॉपर्टी छोड़ के बाकी एसेट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, बाकी एसेट्स में तो क्लबिंग में ही जाते हैं सब, आया ना, समझे। अच्छा, फिर उसके बाद सेक्शन 64(2) ट्रांसफर ऑफ एसेट टू एचयूएफ। अगर कोई एचयूएफ का मेंबर जिस एचयूएफ को कोई एसेट ट्रांसफर करता है, क्या ट्रांसफर करता है, कोई उस एसेट से कोई इनकम होगी तो मेंबर के हाथ में क्लब होगी, वो किसके हाथ में क्लब होगी, करेक्ट। फ्यूचर में वो एचयूएफ का पार्टीशन हो गया और उसमें से कुछ एसेट स्पाउस को गया या सन्स वाइफ को गया तो उसकी इनकम क्लब होगी, ये बोल के वो पीछे सेक्शन पढ़े थे ना मैंने, ट्रांसफर टू स्पाउस, ट्रांसफर टू सन्स वाइफ, हाँ या ना। और उसको क्या माना जाएगा, इनडायरेक्ट ट्रांसफर। क्या माना जाएगा, मतलब इसने एचयूएफ को दिया था, एचयूएफ ने वो स्पाउस और बहू को दिया, इसलिए वो स्पाउस और बहू की इनकम इसके हाथ में क्लब हो रही है, समझे क्या। एक और आपको एग्जांपल देता हूँ इनडायरेक्ट ट्रांसफर का। जैसे सपोज करो अभी मनन, मनन की वाइफ मोहित, विनय, विनय की वाइफ धैर्य, बरोबर। अब क्या हुआ, मनन ने धैर्य को 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स दिए और विनय ने मोहित को 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स दिए। ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर, इसको क्रॉस ट्रांसफर बोलते हैं, बरोबर। तो जो धैर्य को इनकम होगी वो विनय के हाथ में क्लब होगी, जो मोहित के हाथ में इनकम होगी वो मनन के हाथ में। वेरी क्लियर। ये केस आया था बहुत साल पहले और वो जो जिनके वजह से केस आया, चारों के चारों मूर्ख लोग थे, चारों एक ही बिल्डिंग में रहते थे, चारों के बैंक अकाउंट एक ही बैंक में, चारों ने सेम अमाउंट का ट्रांजेक्शन सेम डे किया। अब मुझे बताओ कैसे नहीं पकड़े जाए, थोड़ा डेट दूर दूर रखे, अमाउंट अलग अलग हो तो फिर भी पकड़े नहीं जाए। असली कहानी है, झूठ थोड़ी बोल रहा हूं मैं। आपको क्या लगा मैं झूठे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सब सच्चे रियल लाइफ बेस्ड है, ऑल एग्जाम्पल सत्य घटनाओं से प्रभावित है, बरोबर। आगे 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 आगे, एचयूएफ वाला समझा सबको, एचयूएफ वाला समझा। फिर सेक्शन 65 क्या बोलता है, अभी समझो क्लबिंग कर रहे हैं, अपन ने सेक्शन 60 देखा, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। तो वो केस के अंदर, वो केस के अंदर इनकम क्लब हो रही है, बराबर। अब सपोज करो कि मैंने डिबेंचर की इनकम इंद्र रिसीव करेगा ऐसा दे दिया, तो इनकम किसके हाथ में आ रही है, इंद्र के हाथ में, लेकिन क्लब किसके हाथ में हो रही है, मेरे हाथ में। पर समझो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे से टैक्स रिकवर नहीं कर पा रहा है कोई भी रीजन से, समझो मैं भाग गया इंडिया छोड़ के, मुझे ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो टैक्स इंद्र से रिकवर करेगा। So where income tax department cannot recover tax from the transferor, they will recover tax from transferee. ऐसा किसमें लिखा है, 65, समझे बरोबर से, ये समझ में आया। अच्छा, अभी ये सब मैंने आपको जनरली सब समझा दिया। अब जरा आते हैं वापस स्पाउस और बहू के केस में। स्पाउस और बहू के केस में क्या बोला है कि अगर कोई एसेट अपन ने ट्रांसफर किया स्पाउस को तो उसकी जो इनकम रहेगी वो इंडिविजुअल के हाथ में क्लब होगी। अब एग्जांपल ध्यान से सुनना, समझो अभी इंद्र ने अपनी वाइफ मोहित को 10 लाख रुपए दिए और मोहित वो 10 लाख रुपए से बिजनेस कर रही है, कर रहा है, कर रही है, कैसा भी मतलब, बराबर। उसकी जो इनकम होगी वो इसके हाथ में क्लब होगी, करेक्ट, समझे। समझो 10 इसके खुद के, 10 इसने इंद्र से जो मिले दोनों मिला के किया, तो आधी इनकम क्लब होगी, करेक्ट। ये क्लबिंग के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूला क्या दिया है, ध्यान से सुनना, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम स्पाउस एट द बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। यस और नो, फॉर्मूला समझा, सिंपल फॉर्मूला। अब ध्यान से सुनो, 1 जनवरी को इंद्र ने मोहित को गिफ्ट किया 10 लाख रुपए। 1 फरवरी को मोहित ने बिजनेस चालू किया 10 लाख रुपए से, करेक्ट, और उसमें खुद के उसने डाले 5 लाख, तो कितने हो गए, 15। इस प्रीवियस ईयर में यानी फेब मार्च महीने में मोहित ने कमाए समझो 2,10,000 रुपए। कितने कमाए, 2,10,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 10, तो कितने हुए, 140। 140 क्लब होगा, इसमें कोई डाउट,
ये समझा सबको? पक्की बात? हाँ, तनिषा समझा कि नहीं समझा? तनिषा मस्त सो रही है, इतनी अच्छी आवाज आ रही है, सर से बोलते हो। कोई बात नहीं, आप नजदीक आओ, 2-4 पंच मारे बैठ जाएगी अंदर स्वेलिंग, सिंपल। हमने तो यही सीखा है, बरोबर। आगे, अभी सपोज करो कि मोहित का बिजनेस 2017 से चालू है। मोहित ने उसमें 5 लाख रुपए डाल के रखे, 1 जैन, हमारे वाले प्रीवियस ईयर के 1 जैन। हस्बैंड ने 10 लाख दिए, उसने वो भी बिजनेस में डाल दिया। ये वाले प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न हुई 6 लाख रुपए। कितनी अर्न हुई? क्लबिंग कैसे होगी? बोलो, बोलो कैलकुलेट करके। 6 लाख डिवाइडेड बाय, हाँ, हम्म, हम्म, हाँ, क्या 2,60,000? गलत। क्यों? क्योंकि मैंने जब फॉर्मूला बोला था, क्या बोला था? इनकम डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर इन्वेस्टमेंट कितना था? 5। और फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर कुछ हस्बैंड से रिसीव हुआ है? नहीं। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में जब बिजनेस ही फर्स्ट फेब को चालू हुआ था, तो अपने स्टार्ट में प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन पढ़ी थी। प्रीवियस ईयर इज सेम एज डिफाइंड इन सेक्शन 3। सेक्शन 3 says previous year is financial year starting from 1st April to 31st March. But in case of new source of income coming into existence, previous year shall be from date of source coming into existence. तो पिछले एग्जाम्पल में जब इसने फर्स्ट फेब को बिजनेस चालू किया तो फर्स्ट डे प्रीवियस ईयर फर्स्ट फेब ही था, और फर्स्ट फेब के दिन इसने 15 लाख इन्वेस्ट किए थे, 10 पति वाले 5 खुद के, इसीलिए प्रोपोर्शनेट हुआ था। पर ये एग्जाम्पल में बिजनेस कभी चालू हुआ? 2017 में। फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल को 5 ही इन्वेस्टेड है और गिफ्टेड में से कुछ भी नहीं है। आया ना? समझे? ट्विस्ट समझा आपको? बरोबर। उसके ऊपर एग्जाम्पल आने वाला है नोट्स में, समझा? समझे? कोई शक, कोई डाउट? अच्छा, अभी देखो, मैंने आपको सब प्रोविजंस ब्रीफली समझा दिए एक बार के। अब आप इसको रीड करना चालू करोगे। ये देखो नोट्स में सब दिए, ठीक है? ये देखो एग्जाम्पल के साथ है। ठीक है? समझ में आया? एक बार आप रीड करना चालू करें, फिर मैं बीच बीच में जब डाउट आएंगे तो एग्जाम्पल भी समझा दूंगा। बरोबर। रिकॉर्डिंग वालों, आप भी चाहो तो रीड कर सकते हो, करेक्ट? तो पूरा रीड कर, मैंने समझाया ना। अब आप जब रीड करोगे ना, मेरे एग्जाम्पल भी याद करते जाना साथ के साथ, तो आपको बरोबर से समझ जाएगा। ये बहुत छोटा चैप्टर है, आज का आज ही रट्टा मार लेना इसको। मैंने जैसे बताया, एग्जाम के अंदर 16 मार्क का क्वेश्चन आता है इसका, कभी कभी आता है तो 12 मार्क का थियरी आता है, 4 मार्क का सम्स। रीड कीजिए, अभी रीड करने का बाकी है। पता है बेटे नालायक होते हैं, कोई माँ बाप को सन पे भरोसा नहीं होता है। बहू के नाम पे ही सब एफडी होती है। एकता कपूर के सीरियल देखो सब, हाँ, सब होता है। बहुए वो गृह लक्ष्मी होती है, पता है आपको? माँ बाप को उस पर विश्वास होता है। तो सिंधी 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 के सीरियल को देखेगा ना, ऐसे क्या कर रहे हो? रितेश भी देखता है पर बोलते हैं। चलो अभी पढ़े, रीड कीजिए, अभी सीरियल नहीं, फटाफट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। विनय, ईसीओ क्या होता है? श्श्श।
हाँ तो देखो, इनकम टैक्स का रूल क्या है? आप पकड़े गए तो चोर हो। इनकम टैक्स मानता है सब ऐसे ही ईमानदार है, खुद बोलेंगे। अगर आप खुद बोलोगे कि ये इनकम मेरी है, मैं वाइफ के नाम पे ले रहा हूँ, तो आपके हाथ में क्लब करेंगे। अब सामने से तो बोलोगे नहीं, तो वो क्लब कभी करेंगे जब वो पकड़ेंगे आपको। पकड़ेंगे नहीं तब तक तो चलने देगा। चलिए चलिए, रिकॉर्डिंग वालों आप भी प्लीज प्लीज रीड कीजिए जल्दी जल्दी पूरा। बीच बीच के अंदर मैं एग्जाम्पल्स आएंगे तब वापस बोलूंगा, तब तक रीड करते रहिए आप। एक काम करो, वो रिकॉर्डिंग पॉज कर दो। रिकॉर्डिंग वालों पॉज करवा देता हूँ, जब मैं बोलूंगा तभी फिर वो रिकॉर्डिंग ऑन करूंगा। आपको तो सोच, क्या दूसरे टाउन में मत भेजना वाइफ को, या अच्छी वाली वाइफ ढूंढना जो आपकी जैसा लफंग नहीं हो, ऐसे टाइप मतलब। चलो गाइस, रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग वालों, ये बच्चों ने काफ़ी रीड किया है, इन्होंने एक दो डाउट्स पूछे जो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे इन्होंने मुझे पहला डाउट पूछा था कि वो जो पेज नंबर सेकंड पेज पे 6 इयर्स दिया है, देखो, एटलीस्ट 6 इयर्स फर्स्ट क्लॉज में, उसका मतलब क्या है? क्या हुआ था जब इनकम टैक्स एक्ट चालू हुआ था, तो उस समय कुछ एग्रीमेंट्स थे जिसमें ऐसा लिखा हुआ था कि भाई ये इनकम 10 साल तक 12 साल तक मेरे ये बंदे को मिलेगी। तो इनकम टैक्स आया तब से उन्होंने इरिवोकेबल चालू किया कि भाई अगर कोई चीज़ रिवोकेबल रहेगी तो उसकी इनकम क्लब होगी, लेकिन इरिवोकेबल रहेगा तो क्लब नहीं होगी। तो अब इरिवोकेबल की डेफिनेशन देनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला इनकम टैक्स एक्ट जब कमेंस हुआ और उस समय कोई एग्रीमेंट ऐसा है जिसमें बोला है कि 6 साल या उससे ज़्यादा पीरियड के लिए किसी को ट्रांसफर किया गया है, तो दैट विल बी डीम्ड एज इरिवोकेबल। आज की तारीख में इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, मॉड्यूल में ये लाइन मिलेगी भी नहीं आपको 6 साल वाली। फिर तीसरा दूसरा इन्होंने मुझे डाउट पूछा था कि ये एग्जाम्पल जो दिया है एग्जाम्पल 1, यहाँ पे इन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया है, लेकिन जो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं लिया। तो इनका पूछना था ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हमारी सैलरी है इट इज कंप्यूटेड, देखो, इनकम अंडर दी हेड सैलरी कंप्यूटेड। जब कंप्यूटेड वर्ड रहता है मतलब वो स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद है, मतलब उस हेड की वो फाइनल सैलरी है, इसीलिए वो लिया। जबकि पीछे अगर हम देखेंगे तो पीछे उसने ऐसे नहीं दिया है। पीछे क्या बोला है, सैलरी इज 30,000 पर मंथ, तो 30,000 इंटू 12 ये ग्रॉस आई, इसमें से माइनस किया। यहाँ कंप्यूटेड वर्ड दिया है तो इसलिए वो नेट ऑफ दैट हेड है। फिर इन्होंने मुझे एक और डाउट पूछा कि जो स्पाउस सन वाइफ की है, अगर उसको मकान बेच देते हैं तो, अगर ससुर ने सन्स वाइफ को मकान बेचा तो ससुर के हाथ में पहले तो बेचते समय कुछ गेन होगा, वो कैपिटल गेन में टैक्स होगा। अब वो चला गया बहू के हाथ में, अब बहू उसको कैसे ट्रीट करती है? बहू अगर वहाँ बिजनेस कर रही है तो बहू के हाथ में बिजनेस प्रोफेशन के हेड में आएगा। बहू ने उस घर को किराए से दिया तो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। बहू वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। करेक्ट। बहू ने वो मकान अपने पति को दे दिया विदाउट कंसिडरेशन तो उसकी इनकम अगेन हाउस प्रॉपर्टी में ही डीम डोनर मानी जाएगी। बहू ने वो मकान मैरिड माइनर डॉटर को दे दिया तो मैरिड माइनर डॉटर हाउस प्रॉपर्टी में कवर नहीं होता है, तो फिर उस केस में क्लबिंग। करेक्ट, समझे? ऐसा सब इन्होंने डाउट पूछा था मुझे, यही पूछे आपने मेरे से, और तो कुछ नहीं पूछे थे, बराबर। फिर उसके बाद में ये पढ़ा क्या आपने एग्जाम्पल, ये देखो अमाउंट इन्वेस्टेड का एग्जाम्पल 5 और 6 दिया है, पढ़ा क्या? 5 6 पढ़ा क्या सबने? पढ़ो पढ़ो, 5 6 पढ़ो। फिर 7th उसी के ऊपर बेस्ड है। एक डाउट इन्होंने और पूछा, एलिमनाई मनी हमेशा वाइफ को ही मिलेगी क्या, हस्बैंड को नहीं मिलेगी क्या? तो मैंने जवाब दिया, हस्बैंड कम कमाए वाइफ ज़्यादा कमाए और उसके वजह से हस्बैंड का नुकसान हो तो हस्बैंड को मिल सकती है। तो हमारे यहाँ वर्ल्ड फेमस जो एक दो लोग हैं उन्होंने प्लानिंग किया कि वो याद रखेंगे कि वाइफ की इनकम ज़्यादा ही होता कि इनको एलिमनाई मिले। नाम लेने की तो ज़रूरत है नहीं मुझे वर्ल्ड फेमस लोगों की।
डाउट क्या है अभी इसमें? अभी आप कभी भी रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको खुद को लगेगा ना कि सर जो भी आपस में पढ़ाते हैं वो सब रिकॉर्डिंग में बाद में भी डालते हैं, ऐसा नहीं कि भूल जाते हैं। आपने भी रिकॉर्डिंग पॉज करके रखा, पढ़ने के लिए दिया, जो पूछा सब इसलिए डाला ना कि भाई जो रिकॉर्डिंग देखे उसको ऐसा नहीं लगे कि एग्जाम्पल 5 6 रीड करो, दोनों मैंने समझाए थे, जरा समझ में आ रहे क्या आपको? जरा भाग क्यों गए थे ब्रेक के बाद? मुझे भी जाना था पर मुझे कोई छोड़ ही नहीं रहा था। फाइव और सिक्स हुआ सबका? समझा क्या? हितेश, तनिषा, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग अगर प्रीवियस ईयर 24 25 रहेगा तो उस समय तो फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर के दिन इन्वेस्टेड है ना। 23 24 के अंदर फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर इन्वेस्टेड नहीं था, इसलिए क्लब नहीं हुआ। पर 24 25 लेंगे तब तो क्लब हो जाएगा ना, क्योंकि तब तो फर्स्ट डे को इन्वेस्टेड हो गया ना। समझे? ये पढ़ो, ये वैभव वाला बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। Mr. Vaibhav started a proprietary business on 1/4/22 with a capital of 5 lakh. He incurred a loss of 2 lakh during 22-23. To overcome financial position, his wife, Miss Vaishali, a software engineer, gave a gift of 5 lakh on 1/4/23, 1/4/23, 1/4/23, which was immediately invested in the business by Vaibhav. He earned a profit of 4 lakh during 23-24. Compute the amount of to be clubbed in the hands of Vaishali. अभी देखो यहाँ पर उसका कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया था उसने, और पहले साल में लॉस हुआ तो कैपिटल कितनी बची? 3 इसके हो गए, 5 वाइफ ने दिए, तो टोटल कितने हो गए? 8। अभी इनकम कितनी अर्न हो रही है? 4 लाख डिवाइड बाय 8 लाख इंटू वाइफ ने दिए 5 लाख। समझा? 2.5 लाख क्लब होगा। वापिस बोलता हूँ, ध्यान से सुनो, सो मत, आप बहुत सो रहे हो आज। 5 लाख रुपया उसने 1/4/22 को इन्वेस्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में उसको लॉस हुआ 2 लाख का, तो उसकी कितनी कैपिटल बच गई? 3 लाख। 3 लाख जो कैपिटल बची, उसके बाद वाइफ ने 5 लाख का लोन दिया, तो टोटल कैपिटल 8 हो गई। 8 लाख पे उसने कमाया 4 लाख, 4 डिवाइड बाय 8 इंटू गिफ्टेड कितनी? 5, तो 2.5 लाख रुपया क्लब होगा। इफ मिस वैशाली गेव द अमाउंट, सेड अमाउंट एज लोन, व्हाट वुड बी द अमाउंट टू बी क्लब? अगर वो लोन बोल के देगी तो कितना अमाउंट क्लब होगा? अब ये देखो, ये 250 समझा आपको? देखो ऊपर दिया है टेबल में, 250 150 दिखा। फिर therefore the income to be clubbed is 250. In case Miss Vaishali gave the amount 5 lakh as a bona fide loan, then clubbing provision would not be attracted. बराबर समझे? यहाँ तक समझा? अब एक और चीज सुनो, आगे अपन जब पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, को टाइम में थोड़ा पढ़ने को। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एक सेक्शन है 56 to 10, 56 to 10, वो गिफ्ट के ऊपर सेक्शन है कि अगर हम किसी को भी गिफ्ट देते हैं तो उसके हाथ में जिसको हमने दिया उसके लिए वो इनकम मानी जाती है, अगर 50,000 से ऊपर का गिफ्ट है तो। करेक्ट? तो अब उसकी इंप्लीकेशन यहाँ पर भी आएगी। पर गिफ्ट अगर हम रिलेटिव को देते हैं तो क्लब नहीं होता है। बराबर? हमने किसी रिलेटिव को दिया तो क्लबिंग
नहीं आती। तो गिफ्ट मतलब क्या होता है? कोई चीज बिना कंसिडरेशन के देने का। गिफ्ट मतलब क्या होता है? कोई भी चीज, करेक्ट। जैसे अभी मिस वैशाली ने मिस्टर वैभव को 5 लाख रुपए दिए फोकट में, बरोबर? तो गिफ्ट हुआ ना वो। तो अब वो गिफ्ट हुआ, तो वैभव के हाथ में 5 लाख टैक्स होने चाहिए थे, पर नहीं होंगे क्योंकि वो रिलेटिव से मिला है, समझे? और रिलेटिव से मिला है इसलिए गिफ्ट टैक्स नहीं हुआ। पर क्या हो रही है? क्लबिंग। समझो, नॉन रिलेटिव से मिलता तो 5 लाख हमारे हाथ में इनकम हो गई, हमने टैक्स भर दिया, अब वो हमारे पैसे हो गए ना, अब क्लबिंग क्यों होगी? समझो, आपने मुझे 5 लाख दिए, मेरे हाथ में गिफ्ट बोल के टैक्स हो गया, अब वो पैसे मेरे हो गए ना, अब उसकी इनकम वापस क्लब। समझे? समझ में आया? बरोबर से ये देखो लिखा है, the provision of 56(2)(10) would not be attracted in hands of Mr. Weber since he received some more rupees without consideration from relative. समझा क्या? ऐसा मैंने कब बोला? मैंने बोला अगर वाइफ ने उसको 5 लाख गिफ्ट दिया है अभी, तो 5 लाख रुपए गिफ्ट दिया तो वो वैभव के हाथ में टैक्स नहीं हुआ। गिफ्ट देते हैं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में प्रोविजन है जिसमें लिखा हुआ है 50,000 से ज्यादा आप गिफ्ट देते हो तो जो रिसीव करता है उसके हाथ में वो इनकम मानी जाती है। तो वैशाली ने 5 लाख रुपए वैभव को दिए, तो ऐसे देखेंगे तो वैभव के हाथ में गिफ्ट होना चाहिए, पर नहीं है क्योंकि रिलेटिव से मिला है, क्योंकि अदर सोर्सेज में लिखा है रिलेटिव से मिलेगा तो टैक्स नहीं होगा। अभी हाँ हाँ तो आगे पूरी कहानी तो सुन लो। तो इसीलिए वैभव के हाथ में उठा 5 लाख टैक्स नहीं हुआ। अब वो 5 लाख पे जो भी वो इनकम कमा रहा है वो क्या हो रही है? क्लब। किसके हाथ में? वैशाली के। बरोबर? समझो कोई अननोन पर्सन हमको 5 लाख रुपया देता तो हमारी इनकम हो जाती कि 50,000 से ज्यादा मिला है, अदर देन रिलेटिव मिला है, तो 5 लाख हमारे हाथ में इनकम हो जाती। तो 5 लाख पे टैक्स भर दिया तो वो पैसा अपना ही हो गया ना अभी तो। 5 लाख पे कमाया नहीं, 5 लाख रुपया टैक्स हो जाएगा इनकम बोल के, कुछ क्लब नहीं होगा अभी। वाइफ की तो बात ही नहीं चल रही है, मैंने क्या बोला अभी? आउटसाइडर दे रहा है तो वाइफ क्यों देगी? तो भाई वही तो, ये तो अपन ने ऑलरेडी किया है ना, वाइफ ने 5 लाख रुपया दिया इसीलिए 5 लाख रिलेटेड 2.5 लाख रुपया क्लब हो रहा है। वो देखो आपने आंसर नहीं पढ़ा क्या ऊपर? 2.5 लाख रुपया आपने तो कैलकुलेट किया था, 4 लाख डिवाइड बाय 8 लाख इंटू 5 लाख, तो 2.5 लाख रुपया वाइफ के हाथ में क्लब हो रहा है ना। कोई अननोन पर्सन देता था तो जब वो 5 लाख रुपया ही दे रहा है वही इनकम मानी चली जाती। समझे? समझा मैंने क्या बोला? बरोबर? ये कस्तूरी वाला रीड करो। कस्तूरी वाला रीड किया क्या? अच्छे से रीड करो फिर वो बोलता हूँ उसके बारे में। रिकॉर्डिंग वालों आप लोग भी साथ के साथ रीड करते जाओ अगर आपने नहीं किया है तो।
अभी देखो कस्तूरी वाले में क्या बोला है, पहले उसने वो लेडी ने एक एबीसी करके कंपनी है उसको दिया, और उसको बोला जो इनकम आएगी उसमें से 36,000 बहू को देना। करेक्ट। अब इसके अंदर वो जो 36,000 बहू को मिलेगा वो किसके हाथ में क्लब होगा? कस्तूरी के हाथ में। अब जब उसने कस्तूरी ने एबीएन कंपनी को दिया पैसा, तो अननोन पर्सन को दे रही है विदाउट कंसिडरेशन, तो एबीएन कंपनी के हाथ में गिफ्ट हो सकता है। समझे? तो एबीएन कंपनी के हाथ में 56 to 10 में अगर वो गिफ्ट बोल के टैक्स हो जाएगा, तो एबीएन कंपनी को 5 लाख रुपए पे टैक्स भरना पड़ेगा। हाँ, क्लब की बात नहीं चल रही है अभी, फिलहाल उसके हाथ में टैक्स हो जाएगा। करेक्ट। और अभी जो इसने बहू के बेनिफिट के लिए ट्रांसफर किया विदाउट कंसिडरेशन, तो वो क्लब हो जाएगा। क्लब तो होगा ही, क्योंकि इसने थर्ड पर्सन को ट्रांसफर किया। समझे? आगे रीड करते जाओ, ये सब देखो दिया है, ये बाइनरी चाइल्ड का पढ़ो, देखो मैंने दिया है। डिफॉल्ट टैक्स रिकीप के अंदर जब रहते हैं तो 1500 का एग्जम्पशन नहीं मिलता है। डिफॉल्ट टैक्स रिकीप में नहीं रहेंगे तो 1500 का एग्जम्पशन। तो वो तो ट्रस्ट बनाती है ना लोग मरने के बाद। ट्रस्ट जो होता है, ट्रस्ट का फॉर्म कुछ भी हो सकता है। एबीएन कंपनी बोल के भी बनाया तो ट्रस्ट बनता है। ट्रस्ट मतलब क्या होता है? ऐसे कोई ट्रस्ट बोल के पीछे नाम जरूरी नहीं है। ट्रस्ट मतलब भरोसा होता है। अगर आपने मुझे बोला कि सर ये 2 करोड़ रुपए रखो और इससे जो इनकम आएगी मेरे घर वालों को देना, तो ये जो आपके मेरे बीच में रिलेशनशिप है, आप मैं और आपके परिवार वाले, वो ट्रस्ट होती है। आप उसमें फॉर्मर या प्रमोटर ऑफ ट्रस्ट होते हो, मैं ट्रस्टी होता हूँ, घर वाले बेनिफिशियरी होते हैं। तो वो ट्रस्टी बोला जाता है। ट्रस्ट इज अ रिलेशनशिप, उसके पीछे ट्रस्ट नाम हो ऐसा जरूरी नहीं। ये तो सब समझेंगे, आपको 11 12 सब समझेंगे। जल्दी जल्दी रीड करो, ये सब समझेंगे आपको। खाली वो वैशाली वाला जो था वो थोड़ा इंटरेस्टिंग था, बाकी सब इजी है, आपको सब। कौन सी? एचयूएफ के अंदर, एचयूएफ के हाथ में टैक्स होती है। करता सिर्फ सिग्नेटरी रहता है उसमें। एचयूएफ की इनकम, एचयूएफ का अलग रिटर्न फाइल होता है। रिकॉर्डिंग वालों जल्दी जल्दी आगे रीड करो, एक 5 मिनट में। रिकॉर्डिंग चालू है, पॉज नहीं कर रहा हूँ मैं। वो इनकम मेंबर के हाथ में इंक्लूड होगी, तो टैक्स उसका मेंबर भरेगा। क्लबिंग हो रही है ना, मतलब आप अपनी इनकम एचयूएफ के नाम पे रॉन्गली ट्रांसफर। क्लबिंग क्यों होती है? जब आप अपनी इनकम किसी और आदमी के नाम पे दिखा रहे हो ताकि आपको टैक्स कम लगे या नहीं लगे। वो बोलते हैं हम ऐसा होने नहीं देंगे, आपने किसी और में दिखाई हो, पर हम तो आपके हाथ में ही लेंगे। तो हमने एचयूएफ को कोई चीज ट्रांसफर की, डिबेंचर वगैरह, जिससे ऐसे लग रहा है कि एचयूएफ के हाथ में इनकम आएगी। पर भले ही आप बुक्स में इनकम एचयूएफ में दिखा, इनकम टैक्स वो इनकम आपके हाथ में जुड़ेगी और आपको टैक्स भरना है उसमें। आपके हाथ में जुड़ेगी तो स्लैब बढ़ जाएगा ना। जल्दी जल्दी रीड कीजिए गाइस।
क्लब 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 सम्स भी आएंगे अभी, आप सब रीड करोगे तो दिखेंगे आपको। कुछ तो चालू करो, सब बंद कर दिया आप लोगों ने। ये चालू करो भाई, कुछ तो करो यार, ऐसे नहीं। इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, वो बोला है ना, इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर बाय पेरेंट टू माइनर डॉटर नॉट बीन मैरिड माइनर डॉटर विदाउट कंसिडरेशन, सेक्शन 27, यानी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगा। पेरेंट ने माइनर डॉटर को या माइनर चाइल्ड कोई भी हो उसको दिया, उसकी शादी नहीं हुई, तो पेरेंट इज रिगार्डेड एज डीम्ड ओनर, तो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होती है। पेरेंट ने मैरिड माइनर डॉटर को मकान दिया फ्री में विदाउट कंसिडरेशन, तो हाउस प्रॉपर्टी में तो नहीं आता है वो, क्योंकि वहां एक्सक्लूडेड है। तो अब वो जो इनकम माइनर मैरिड डॉटर के हाथ में आएगी वो किधर, तो क्लबिंग में, पेरेंट्स के हाथ में क्लब। क्लबिंग में से कहाँ एक्सक्लूडेड है, हाउस प्रॉपर्टी में से एक्सक्लूडेड था। वापिस ध्यान से सुनो आप मेरी बात। हाउस, अगर एक पेरेंट ने माइनर चाइल्ड को दिया, माइनर चाइल्ड कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, शादीशुदा नहीं है, तो पेरेंट डीम्ड ओनर, तो पेरेंट के हाथ में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पेरेंट ने स्पेसिफिकली मैरिड माइनर डॉटर को दिया, तो वो हाउस प्रॉपर्टी में एक्सक्लूडेड है, तो अब वो जो इनकम आएगी वो किधर, क्लब, तो क्लबिंग से आएगी, बराबर। वो क्या रीड करके कहाँ तक पहुंचे, पेज नंबर, ये सब रीड किया, ये समझा सब, वासुदेवन वाला। वासुदेवन वाला समझा क्या? हाँ वही। हाँ, कंप्यूटेड मतलब उस हेड की लास्ट इनकम आफ्टर ऑल डिडक्शंस, कंप्यूटेड वर्ड है तो। वहाँ रीड करके, अच्छा ये वाला क्वेश्चन पढ़ा आपने 11th वाला,
11th वाला समझा आपको? 11th वाला समझा क्या? जो माइनर चाइल्ड है जिसने टैलेंट से इनकम अर्न की है, वो टैलेंट से इनकम अर्न की भी उसने इन्वेस्ट की, तो उस पे इनकम आई, तो वो तो क्लब होती है ना पेरेंट्स के हाथ में, बरोबर ना? एग्जांपल दिया था मैंने, देखो माइनर चाइल्ड 10 लाख कमाया, उससे उसे 10 लाख में इन्वेस्ट किया तो 1 लाख आया, वो 1 लाख क्लब हो, 10 लाख तो नहीं हुई क्योंकि स्पेशल टैलेंट से थी। तो कौन से वाले सब में? एक सन के लिए, एक डॉटर के लिए, दो अलग अलग है ना बच्चे, पर चाइल्ड है ना, 1500 बोला था ना आपको, 1500 रुपया पर चाइल्ड। मैंने एग्जाम्पल भी दिया, 2 बच्चे हैं, उसकी इनकम 5-5 हजार है, तो 1500 माइनस होगा। एक बच्चा है, उसकी इनकम 1200 रुपया है, तो 1200 ही माइनस होगा। 1500 और इनकम विच एवर इज लेस पर चाइल्ड। रीड किया क्या? आगे जाऊं मैं? सबका हो गया रीड करके? आ जाइए क्वेश्चंस पे आ जाइए। क्वेश्चन 3 रीड कीजिए। क्वेश्चन 3 और 4 दोनों सी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन से बहुत साल पहले, और अभी अपन ने देखो सॉल्व एग्जाम्पल में देखा था, वो भी इसके जैसा ही क्वेश्चन था। पेज नंबर 219। विनय टर्मिनोलॉजी से मीनिंग बता उसको, बरोबर? क्वेश्चन 3 रीड कीजिए, मैं पूछने वाला हूं आपसे। बालू इज द कर्ता ऑफ एचयूएफ वेयर मेंबर डिराइव्ड इनकम एज गिवन बिलो। बालू कौन है? करता है एक एचयूएफ का, और उसके मेंबर लोग ये इनकम डिराइव कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम बालूज ओन बिजनेस, वो तो बालू के हाथ में टैक्स होगी। टर्मिनोलॉजिस्ट वाइफ ड्रॉस 80,000 सैलरी। बालू के हाथ में क्या होगी? मिसिस बालू है ना ये, तो मिसिस बालू के हाथ में टैक्स होगी, एचयूएफ के हाथ में क्यों होगी? मिसिस बालू 80,000 माइनस 50, 30,000। माइनर चाइल्ड दीपक अर्निंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद एबीसी लिमिटेड विच वेर गिफ्टेड टू हिम बाय हिज, तो ये क्लब होगी। पेरेंट हुज इनकम इज हाईएस्ट, किसकी इनकम हाईएस्ट है? मिस्टर बालू। मिसिस बालू 80,000 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50, तो 30 बचा। तो मिस्टर बालू के हाथ में क्लब होगी। मिस्टर बालू के हाथ में 15,000 माइनस 1,500, बरोबर? अच्छा, अभी माइनर डॉटर प्रिया गेव अ डांस, वो क्लब होगी। दीपक गॉट विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, एग्जाम क्यों होगी? हुआ 2,15,000 में से 1,500 माइनस, तो 2,13,500 क्लब होगी। मिस्टर
बरोबर। अच्छा, अभी ये दिखने में और समझ में बहुत जल्दी आ गया, पर इसको लिखने में बड़ी मेहनत है क्वेश्चन को। जैसे अभी आपको लिखते समय पूरा लिटरेचर लिखना पड़ेगा, ऐसे शॉर्ट में नहीं चलेगा। अगर ज्यादा मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया तो अपने को पूरा प्रोविजन लिखना पड़ेगा। जैसे अभी पहला अपन देखेंगे इनकम ऑफ मिस्टर बालू, तो सीधा लिख सकते हैं दिस इज बिकॉज ऑफ हिज ओन एफर्ट्स, तो उसी के हाथ में टैक्स होगी। इनकम ऑफ मिसेस बालू, वो उसी के हाथ में टैक्स होगी बिकॉज से है। अब जो इनकम माइनर चाइल्ड दीपक अर्न कर रहा है, उसके लिए आपको पूरा प्रोविजन लिखना पड़ेगा एज पर सेक्शन 64 सब सेक्शन 1A, where any income is earned by any minor child. It is included in total income of parent whose income is highest in first year and thereafter in the hands of same parent. Income of minor child will not be clubbed in following cases: when it is received due to manual work, due to special skill, due to received by the handicap. Paragraph change: wherever any income is clubbed in the hands of parents of a minor child, parent is allowed exemption of 1,500 or income clubbed whichever is less as per section 1032. Paragraph change: in given case, income of Deepak 15,000 plus 2 lakh, 2 lakh 15,000 will be clubbed in the hands of parents. Parents shall be allowed 1,500 exemption, so net clubbing will be 2 lakh 30,500. बरोबर। फिर income of Miss Priya will not be clubbed because she has earned that income from her own skill. हाँ या ना? ऐसे पूरा थियरी लिखना पड़ेगा। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखोगे? अच्छा, फोर्थ वाला फोर्थ रीड कीजिए सब जन। Mr. Singh is a trader. Particulars of his income and those of members of family are given below. Income from business, Mr. Singh, वो तो उसी के हाथ में। Salary derived from an educational institution by Mrs. Singh, she is a principal, वो भी उसी के हाथ में। 50 minus 50 तो 0 हो जाएगा। Interest on company deposit derived by Master Deep Singh. These deposit made in the name of Deep Singh by his father's father. बराबर। Receipt of sale of painting drawings made by Dipali Singh. Income by way of lotteries earning by Master Dipendra Singh. तो अभी अभी एग्जम्पशन कितना मिलेगा माइनर चाइल्ड? 150 रुपए। देखो, पहला चाइल्ड दीप है और लास्ट वाला दीपेंद्र, दोनों अलग अलग है। हाँ, तो दोनों को अलग अलग मिलेंगे ना। 15,000 माइनस 1,500 13,500, 2 लाख माइनस 20,000 माइनस 1,500 18,500। डॉटर नहीं, दीपेंद्र, दीपेंद्र। माइनर चाइल्ड के केस में एग्जम्पशन तो मिलेगी, वो तो दी हुई है, वहां थोड़ी बोला हुआ है कि लॉटरी की नहीं मिलेगी। नहीं, पर वो माइनर चाइल्ड जो है वो उसको एग्जम्पशन दे रहे हैं, उधर कुछ बोला नहीं है कि नहीं मिलेगी, तो हम देंगे ना भाई। बरोबर। दोनों क्वेश्चन देखो सिनोनिमस है। ऐसा थियरी लिख के आंसर लिखोगे आप? पक्का? आ जाओ फिर क्वेश्चन 1 पे। क्वेश्चन 1, following details are furnished in respect of Mr. X and his determined gross total income if SSG is opted out of default tax regime. अगर ऑप्ट आउट करेगा तो ही वो 1,500 का एग्जम्पशन मिलेगा, ऑप्ट आउट नहीं करेगा तो एग्जम्पन
वेरी क्लियर. इनकम एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट इन फिल्म, माइनर के हाथ में ही टैक्स होगा, वो अलग से. बिजनेस इनकम लॉस ही है वो तो. सैलरी इनकम फ्रॉम एक्स लिमिटेड इन विच मिस्टर एक्स होल्ड 25% वोटिंग पावर 2500 पर मंथ, 30,000. शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म, फर्म का जो प्रॉफिट है वो क्या होता है? शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म एबीएन कंपनी. जी नहीं. नहीं. Share of net profit from partnership firm is exempt under section 10 2A. लिखा तो है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म ए बी एंड कंपनी. तो पार्टनरशिप ने टैक्स भर दिया है, इसीलिए वो वापस पार्टनर के हाथ में टैक्स. कौन सी 40,000? आप क्या बोल रहे हो, आपको ही मालूम. 32,000 क्यों? 80,000 पूरी उसकी इनकम है, 20,000 उसकी है. उसने लिखा है कि वो 80,000 उसको 40% शेयर के लिए मिली है. 20,000 10% शेयर के लिए मिली है. 20,000 10% शेयर के लिए होगी, तभी तो 40 के लिए 80 होगी ना. ऐसा नहीं बोला 80 में से 40, वो 40% ही है 80,000. बरोबर. कमीशन फ्रॉम एबी एंड कंपनी, ये मिसेस एक्स को मिला है डिविडेंड इनकम. मिसेस एक्स possess बीकॉम डिग्री एंड वर्क एज एन अकाउंटेंट इन एक्स लिमिटेड. मिसेस एक्स डज नॉट रेंडर एनी सर्विस टू एबी एंड कंपनी. अब एबी एंड कंपनी में सर्विस ही नहीं दे रही है. सर्विस नहीं दे रही है मतलब एबीएन कंपनी से जो भी मिला है वो फोकट में मिला है, तो किसके हाथ में क्लब होगा? मिस्टर एक्स के हाथ में. बरोबर. यानी वो जो एबीएन कंपनी से उसको कमीशन मिल रहा है 20,000, सैलरी मिल रही है, ये दोनों क्या होने वाले हैं? क्लब होने वाले. फिर डिविडेंड इनकम रिसीव्ड बाय मिसेस एक्स इज ऑन 1,000 शेयर गिफ्टेड बाय मिस्टर एक्स एंड फ्रॉम 1,000 बोनस शेयर रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली फ्रॉम द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द गिफ्टेड शेयर्स. अभी वो जो 5,000 डिविडेंड मिला है मिसेस एक्स को, वो 2,000 शेयर्स का है. मतलब 2,500 शेयर जो एक्स ने गिफ्ट किए थे और 2,500 वो शेयर का जो बोनस मिले. तो जो एक्स ने गिफ्ट किए 2,500 वो तो क्लब होगा, लेकिन जो बोनस शेयर मिले उस पर जो डिविडेंड हो मिसेस एक्स के हाथ में ही. बरोबर. समझे? ये जो मैंने तीनों क्वेश्चन आपको बताया, तीनों के सॉल्यूशन पीछे दिए, एक बार आप रीड कर लीजिए. फिर क्वेश्चन 2 हम करेंगे यहीं पे. क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन दिया हुआ नहीं. पूरा रीड कीजिए ताकि समझे कैसे लिखते हैं आंसर. टेस्ट लिया और ऐसे आपने बरोबर आंसर नहीं लिखा, 0 मार्क्स दूंगा, पहले बोल रहा हूँ. कल आपका सैलरी का टेस्ट है, पता है ना? जल्दी रीड करो क्वेश्चन 3, 4 और 1 का आंसर. क्वेश्चन 2 चालू करें. देखो क्वेश्चन 2 में क्या दिया है. मिस्टर ए अ विडोवर. विडोवर बोले तो जिसकी वाइफ नहीं होती है.
जिनका पति नहीं होता है वो विडो, जिनकी वाइफ नहीं होती है वो, याद रखना। आप भी तो डाइवोर्स लेने वाले हो ना। हैज 3 चिल्ड्रन, 19, 15 और 5। जो 19 वाला है उसका तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो खुद के हाथ में टैक्स होगा। 15 5 का क्लब होगा। द फर्स्ट चाइल्ड डिराइव 1 लाख, तो 1 लाख उसी के हाथ में टैक्स होगी। इनकम ऑफ मिस्टर ए इज सेकंड एंड थर्ड चाइल्ड, बिजनेस इनकम वो तो एक ही है, एक के हाथ में होगी। इंटरेस्ट ऑन एफडी इन्वेस्टेड आउट ऑफ गिफ्ट, तो 15,000 मिली सेकंड चाइल्ड को गिफ्ट से, तो क्लब होने वाली है। बैंक इंटरेस्ट 8,000, वो भी क्लब होगा। सैलरी 24,000, वो भी क्लब होगा। एंड इंटरेस्ट ऑन इन सैलरी इनकम सेव्ड एंड इन्वेस्टमेंट, वो भी क्लब होगा। अपने को ग्रॉस टोटल इनकम पता करने का है। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, computation of income of first child, टोटल इनकम 1 लाख रुपए है उसकी, अपने को पता नहीं कौन से ऐड की, तो अपन ने लिख दी। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर ए, बरोबर। पहले मिस्टर ए की कौन सी इनकम आ रही है उसमें, बिजनेस इनकम 50, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन 50, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, उसमें क्या क्या दिया है अदर सोर्सेस में। पहला एफडी इंटरेस्ट 15,000 सेकेंड चाइल्ड का है, बैंक इंटरेस्ट इसका खुद का है, सैलरी इसकी खुद की है, बरोबर। तो इनकम फ्रॉम सैलरी भी लिखनी पड़ेगी, वो अपन ने लिखी नहीं। तो बिजनेस इनकम के पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, मैंने आपको बोला ना ऑर्डर में ही लिखने का हेड। हाँ मिस्टर ए, कितनी इनकम है, 50,000 है ना इसकी, कितनी है ए की देखो, 48,000 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 48, तो बाहर गया नील। फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन कितना था, बिजनेस प्रोफेशन, अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, पहला ओन बैंक इंटरेस्ट कितना है, खुद का ओन बैंक इंटरेस्ट। फिर उसके बाद में क्या दिया है, खुद की कौन सी इनकम है, डिविडेंड, ओन डिविडेंड कितना, बरोबर। और कोई इनकम है क्या खुद की, सैलरी ले ली, ये ले ली, ठीक है। अब माइनर चाइल्ड की इनकम ये 15,000, इनकम ऑफ सेकेंड चाइल्ड क्लब्ड, सेकेंड चाइल्ड का पहले क्या है, इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना, फिर बैंक इंटरेस्ट और सैलरी नील, 24 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर इंटरेस्ट ऑन सैलरी इन्वेस्टेड 2,000, फिर डिविडेंड है क्या, नहीं है, तो टोटल हो गया 25,000।
लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1032 ₹1500, तो बाहर जाएगा 23,500, बरोबर। फिर इनकम ऑफ सेकंड चाइल्ड के बाद थर्ड चाइल्ड, उसका सिर्फ एक ही है, कौन सा? बैंक इंटरेस्ट। कितना? लेस एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1032,000, तो बाहर क्या गया? nil। फिर उसके बाद इनकम ऑफ, बस यही है, स्पाउस नहीं है ना? तो टोटल इनकम ये बाहर ट्रांसफर किया 23,500 38,500, तो टोटल इनकम 88,500, बरोबर। ये समझा? कॉपी कीजिए। यहाँ तक लिख के हुआ क्या? मनन को बहुत नींद आ रही है आज, और मुझे बोल रहा है सो नहीं रहा हूँ। बहुत नींद आ रही है आपको? हो गए चारों, तो ये चैप्टर खत्म। छोटा ही चैप्टर है, कल इसका भी टेस्ट डाल दूं क्या उसके साथ, सैलरी के साथ? भूमि तो हाँ बोल रही है। आप ही तो बोले ऊपर करो। चलो थर्सडे रख देंगे, वेनसडे हो जाएगा उसके बाद। वेनसडे सैलरी है कल। नहीं नहीं, थर्सडे हम इसका रखेंगे, इसके साथ वापस सैलरी रख देंगे ना एक बार, और काय को टेंशन ले रहे हो? सेकंड टाइम सैलरी भी रख देंगे साथ में। वेनसडे कल सैलरी तो है ही, जब क्लबिंग रखेंगे तब एक बार और सैलरी, आपकी इच्छा पूर्ण की जाएगी। क्या 3,000? 38,500 ऐड करो ना, 15 और 23,500। पापा मैंने कैलकुलेटर दिलाया, ऐसे ही दिलाया क्या? एडिशन करो। हुआ सबका? बड़ी घाई है आपको थैंक यू बोलने की, थैंक यू बोलने की बड़ी घाई है आपको। तनीषा तो 2 बजे से सो, हुआ क्या लिख के सबका? अभी देखो ये तो सिर्फ सॉल्यूशन है, आपको एग्जाम में इसके नोट भी लिखने पड़ेंगे। जैसे पीछे बताया था, माइनर चाइल्ड का इनकम क्यों क्लब होता है, कैसे होता है, वो लिखना पड़ेगा आपको। पूरा वो माइनर सेक्शन 64(1) लिखना पड़ेगा। ठीक है, रिकॉर्डेड वालों अपना क्लबिंग का चैप्टर खत्म, पढ़ के आना। ये अपना वापस से होने वाला है टेस्ट इसका, तो इसके साथ सैलरी भी रहेगा। ठीक है,
तो ये अपना पहले डिसाइड हो चुका है सबकी रिक्वेस्ट पे कि जिस दिन क्लबिंग का भले अनाउंस करे नहीं करे उसके साथ सैलरी के 1-2 क्वेश्चन डाल देंगे हम लोग। ओके, और सब अच्छे से पढ़ के आना। ठीक है, बाय बाय, टाटा, सी यू, नमस्ते।